आंवलापुर नाम का एक गांव था। गांव का नाम जितना विचित्र था, वहाँ के लोग भी उतने ही विचित्र थे। सभी अपने अपने खेतों में हल चलाकर अपना घर चलाया करते थे। एक दिन शंकर राव मारुति राव के साथ खेत में जा रहे थे। अरे बात तो बहुत अच्छी है। हमारे गांव में 2 वक्त की रोटी कमाकर सब ऐसे ही सुख शांति से रहते हैं। जी सही कहा आपने। अच्छी जिंदगी के लिए बस 2 वक्त की रोटी और अच्छे कपड़े चाहिए, बस। दोनों चलते चलते गांव के सबसे पुराने प्रधान वसंत राव के खेत में पहुंच गए, जो खेत बहुत पहले से ही बंजर पड़ी थी। पर वहां पर बिजुका पहले से ही खड़ा था, जिसे देखकर पहले तो दोनों डर गए। अरे बाप रे, ये पुतला तो ऐसा लगा जैसे हमारी बातें सुन रहा हो। पर बंजर जमीन पर ये कर क्या रहा है? हम इसे यहाँ से हटा देते हैं हम। उस पुतले को खेत से उठाकर पास ही के एक मंदिर में रख देते हैं। इस पुतले को यहीं रख दो और घर चलो। आज का दिन ये पुतला यहाँ वहाँ करने में ही बर्बाद हो गया। लेकिन एक काम तो अच्छा हुआ कि मंदिर में जो भी आएगा इस पुतले को देखकर डर जाएगा। दोनों अपने घर जाकर खाना खाकर सो गए। उसी रात मारुति राव ने सपने में देखा। क्या कर रहे हो मारुति? तुम इतने बड़े हो गए। बचपन में मैंने तुम्हें बहुत नहलाया, तुम्हारी माँ की तरह। मैंने बचपन में बहुत प्यार किया है। अरे ये सब क्या हो रहा है? तो तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? चिंता मत करो मारुति, धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। अचानक मारुति राव की घबराते हुए आंख खुल गई। उसको इस हालत में देखकर उसकी पत्नी कंचन बुरी तरह से चौंक गई। हाँ, क्या हुआ जी? आपकी तबीयत तो ठीक है? सर्दी का मौसम है और आपके शरीर से इतने पसीने आ रहे हैं। मैंने एक अजीब सा सपना देखा कंचन। कैसा सपना? अरे उस सपने में मुझसे एक पुतला बात कर रहा था और सबसे बड़ी अजीब बात यह है कंचन कि वो मेरा नाम भी जानता था। आप भी ना कभी कभी बिल्कुल बच्चों वाली बातें करते हैं। अरे सपने तो सपने होते हैं। सपने में आप कुछ भी देख सकते हैं। सपने में आप इस देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, मगर सच्चाई में तो आप इस गांव के मुखिया तक नहीं बन सकते। सो जाइए अब। उस पूरी रात मारुति राव को नींद नहीं आई। वो रात भर बेचैनी से करवटें बदलता रहा। सुबह के समय शंकर राव जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए से क्यों हो? जरा बाहर आइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे ऐसी क्या बात हो गई भाई? तुम घर पर नहीं आ सकते? बात ही कुछ ऐसी है। मारुति राव बाहर चला गया। मारुति राव ने देखा शंकर राव बहुत घबराया हुआ था। जल्दी बताओ, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। कहीं तुम्हारी पत्नी या मुन्ना की तबीयत तो खराब नहीं हो गई? अरे उन दोनों की तबीयत बिल्कुल सही है, लेकिन अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको पता, कल हम दोनों ने बसंत राव प्रधान के खेत से जिस बिजुके को उठाकर मंदिर में रखा था ना, वो बिजुका वहाँ से गायब है। अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है? सुबह पुजारी जी की नजर पड़ी होगी तो उन्होंने उस बिजुके को किसी खेत में रखवा दिया होगा या बाहर फेंक दिया होगा। सुबह से पुजारी जी गायब हैं। सभी गांव वालों की भीड़ मंदिर के बाहर लगी हुई है और वो बिजुका भी गायब है। पुजारी जी की पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है और आप तो जानते ही हैं कि पुजारी जी हमारे गांव से बाहर कभी नहीं जाते। हमारे गांव में वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार जो भी हमारे गांव के मंदिर का पुजारी बनता है उसे आजीवन मृत्यु तक इसी गांव में रहना पड़ता है। वो इस गांव की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। अरे अब क्या करें शंकर? कहीं हमने उस बिजुके को वहां से उठाकर कोई गलती तो नहीं कर दी? अरे मुझे तो लगता है हमें रत्ना ताई से इस बारे में पूछना होगा। अब वही हमारी मदद कर सकती हैं। शंकर राव की बातें सुनकर मारुति राव बुरी तरह से घबराकर और गहरी सोच में पड़ गया। तुम सही कह रहे हो शंकर, हमें तुरंत रत्ना ताई से मिलना चाहिए। सिर्फ रत्ना ताई हैं जो इस गांव के इतिहास के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। वो जरूर हमारी सहायता करेंगी। रत्नाताई आंवलापुर की बड़ी ही विचित्र बुद्धि स्त्री थी। सारे गांव में ये बात प्रसिद्ध थी कि रत्नाताई आंवलापुर गांव के इतिहास के बारे में बहुत बड़ी ज्ञानी है। वो हर किसी से नहीं मिला करती थी। कुछ ही देर में मारुति राव और शंकर राव
रत्नाताई की झोपड़ी के बाहर पहुंच गए। तुम दोनों भाई यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं किसी व्यक्ति से मिलना जुलना पसंद नहीं करती? इंसानों के बुरे बर्ताव और व्यवहार से परेशान होकर ही मैंने अपना रहने का ठिकाना इन जंगलों में बनाया है, मगर तुम यहाँ तक भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते। हमारी सहायता कीजिए। अब मुझसे क्या सहायता मांगने आए हो मारुति राव? तुमने तो वो कर दिया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए था? अचानक रत्नाताई दोनों को रहस्यमयी अंदाज में देखती हुई बोली, तुम्हें उस बिचूके को बसंत राव की बंजर जमीन से उठाकर नहीं लाना चाहिए था। तो इसमें हमने गलत क्या किया? बहुत पुराने प्रधान हुआ करते थे, उनकी जमीन बरसों से बंजर पड़ी हुई है। हमें लगा कि उसे उस बंजर जमीन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने उस बिजूके को वहाँ से उठाकर मंदिर में रख दिया, ये सोचकर कि सुबह या तो हम अपने खेतों में या किसी दूसरे के खेतों में उस बिजूके को लगा देंगे तो वो किसी न किसी के काम ही आएगा। मूर्ख व्यक्तियों, उस बिजूके को तुम्हें वहाँ से उठाकर नहीं लाना चाहिए था। अरे इस संसार में कोई भी वस्तु किसी भी जगह बिना किसी कारण के नहीं रखी जाती है। वो बिजूका अगर बसंत राव की बंजर जमीन पर रखी हुई थी तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण था। तुमने उसे जगा दिया है जिसे तुम्हें नहीं जगाना चाहिए था। अब सर्वनाश निश्चित है। तुम दोनों भाई समय चक्र के जाल में ऐसे फंस जाओगे कि तुम्हारा वहाँ से निकलना असंभव प्रतीत होने लगेगा। आप क्या बोल रही हैं? हम दोनों की कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही हमारी सहायता क्यों नहीं करती? क्योंकि तुम्हारी सहायता मैं नहीं कर सकती। अब तुम दोनों की सहायता ईश्वर ही कर सकता है। मैं सिर्फ ईश्वर से तुम दोनों के लिए और इस पूरे गांव के लिए प्रार्थना ही कर सकती हूँ। ठीक है, हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हमें इतना तो बता सकती हो ना कि आखिर उस पुतले का रहस्य क्या है? तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि बसंत राव प्रधान की वो जमीन किसी जमाने में बहुत उपजाऊ थी, लेकिन देखते ही देखते वो बंजर हो गई और एक दिन बसंत राव प्रधान गांव से अचानक गायब हो गया, ठीक उसी तरह जैसे रात में वो पुजारी गायब हुआ है। मारुति राव और शंकर राव निराश होकर वहाँ से चले आए। वो दोनों वहाँ से कुछ ही दूर चले थे कि तभी उन दोनों की नजर एक घने पेड़ पर पड़ी। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पेड़ की मोटी टहनियों पर कोई बैठा हुआ है। वो पेड़ कितना घना है और यहाँ कोई आसपास मनुष्य और कोई बंदर भी नहीं दिखाई दे रहा है। और से देखिए, आपको कुछ चमकता हुआ सा नहीं दिखाई दे रहा? मारुति राव उस पेड़ की टहनी को गौर से देखने लगा। अरे तुम सही कह रहे हो शंकर, चलो चलकर देखते हैं। वो दोनों पेड़ के करीब आकर खड़े हो गए कि तभी कोई उन दोनों के सामने आ गया। अचानक उसके सामने आ जाने से वो दोनों बुरी तरह से घबरा गए। उन दोनों ने देखा कि वो एक जोकर था। वो उन दोनों को देखकर अजीब तरह से हंसने लगा। कौन हो तुम? क्या तुम दोनों ने कभी कोई जोकर नहीं देखा? मैं वही हूँ। अरे जोकर तो हमने बहुत देखे, लेकिन तुम्हें इस गांव में हमने कभी नहीं देखा। क्या नाम है तुम्हारा? जोकर। अरे तुमसे तुम्हारा नाम पूछा है। तो सुनाई नहीं दिया क्या? मेरा नाम जोकर है और मैं कहाँ से आया हूँ इस बात का पता तुम्हें बहुत जल्द चल जाएगा। इतना कहकर वो जोकर हवा में कलाबाजी दिखाने लगा और देखते ही देखते वो कलाबाजियां दिखाता हुआ उन दोनों की आंखों के सामने से गायब हो गया। ये कौन था और हमारे गांव में जोकर कब से टहलने लगे? अरे मुझे तो लगता है कि दूर किसी गांव में कोई सर्कस वाला आया होगा और ये जोकर उसी सर्कस में काम करता होगा जो टहलते टहलते यहाँ तक आ गया। हमें इससे क्या, चलो घर चलते हैं। शंकर राव मारुति राव के घर पर चला गया, मगर उसने देखा कि उसकी पत्नी और उसका बेटा मुन्ना भी मारुति राव के घर पर मौजूद थे। अपनी पत्नी और बच्चे को देखकर शंकर राव बुरी तरह से चौंक गया। तभी मारुति राव की पत्नी कंचन डरती हुई बोली, मैं आपका काफी समय से इंतजार कर रही थी। मैंने मुन्ना से आपको गांव में ढूंढवाया भी, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। अरे क्या हुआ कंचन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? पता नहीं, जब आप यहाँ से चले गए तो मैं घर का काम कर रही थी,
और अचानक कमरे में एक बहुत तेज धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई भूचाल आ गया हो। मैंने देखा कमरा रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। मैं कमरे के पास पहुंची तो मैंने देखा कि एक बिजूका जो सफेद रंग की किरणों से चमक रहा था, मेरी ही ओर देख रहा था। अपनी पत्नी कंचन की बात सुनकर मारुति राव बुरी तरह से घबरा गया और डरे हुए अंदाज में शंकर राव की ओर देखने लगा। अरे ये सब क्या हो रहा है? पहले हमने उस बिजूके को उठाकर मंदिर में रखा, वो बिजूका मंदिर से गायब हो गया और साथ में पुजारी भी। कहीं ये वही बिजूका तो नहीं? अरे नहीं, ये वो बिजूका नहीं हो सकता, क्योंकि कंचन बता रही है कि ये बिजूका सफेद रंग की किरणों से चमक रहा है। खेत वाला बिजूका तो बहुत साधारण बिजूका था। जो भी हो, हमें अंदर जाकर देखना तो पड़ेगा ना। इतना कहकर वो दोनों डरते डरते कमरे के अंदर प्रवेश कर गए, मगर सामने का दृश्य देखकर उन दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक हीरे का बिजूका खड़ा हुआ था, जिसमें बहुत कीमती और मूल्यवान हीरे चमक रहे थे। तभी उन दोनों की आंखों के सामने अविस्मय घटना हुई। वो बिजूका उन दोनों की ओर देखकर हंसते हुए बोला, मेरे शरीर पर लगे हुए हीरों को निकालने की गलती मत कर देना, नहीं तो तुम दोनों की मौत निश्चित है। बिजूके को बोलता हुआ देख मारुति राव और शंकर राव दोनों बुरी तरह घबरा गए। कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? भला बिजूका कैसे बोल सकता है? मैं कोई साधारण बिजूका नहीं हूँ। अगर तुम दोनों मेरा कहा मानोगे तो मैं तुम दोनों की सहायता कर सकता हूँ। कैसी सहायता? मैं तुम दोनों को धनवान बना सकता हूँ, इतना जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम दोनों तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर लें? जब तक तुम हमें अपने बारे में नहीं बताओगे तब तक हम तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा? कहीं तुम भूत प्रेत पिशाच हुए तो हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा। मैं भूत प्रेत पिशाच इनमें से कोई भी नहीं हूँ। समय आने पर तुम्हें सब पता लग जाएगा। शंकर राव बहुत गहरी सोच में डूबते हुए डरते डरते उस बिजूके की ओर देखकर बोला, अरे कहीं तुम वही बिजूका तो नहीं जिसे हम वसंत राव प्रधान के खेत से उठाकर मंदिर के अंदर ले गए थे? शंकर राव की बात सुनकर वो बिजूका अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगा। उस बिजूके की रहस्यमयी मुस्कुराहट को देखकर मारुति राव और शंकर राव एक दूसरे की ओर देखने लगे। ज्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें धनवान बनने का एक अवसर दे रहा हूँ और तुम दोनों एक दूसरे के चेहरे को देख रहे हो। क्या तुम्हें ये जीवन पसंद है जिसमें तुम्हारे परिवार को कभी कभी रात का भोजन भी नसीब नहीं हो पाता? लेकिन तुम हमें धनवान कैसे बना सकते हो? तुम दोनों को मेरे बताए हुए स्थान पर जाना होगा और वहां से एक कीमती वस्तु उठाकर मुझे ला कर देनी होगी। अरे हम तुम्हारी बातों का मतलब नहीं समझे। हम दोनों को तुम कहाँ भेजना चाहते हो? क्या तुम दोनों ने कान्यम जंगल का नाम सुना है? कान्यम जंगल का नाम सुनकर मारुति राव और शंकर राव दोनों बुरी तरह से घबरा गए। अरे वो जंगल तो बहुत ही खतरनाक जंगल है। सुना है कि वहाँ के जंगली जानवर बड़े ही खतरनाक हैं। और तो और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उस जंगल में भूत प्रेत पिशाचों का साया भी है। जो भी इंसान आज तक उस जंगल में गया है वो बचकर नहीं लौटा। क्या तुम हम दोनों भाइयों को मरवाना चाहते हो? ये है सत्य कि उस जंगल में जाकर कोई भी इंसान जीवित नहीं लौटा, लेकिन तुम दोनों जीवित लौटोगे। इतना कहकर उस बिजूके ने अपने शरीर से एक छोटा सा हीरा निकालकर मारुति राव के हाथ में दे दिया। वो हीरा रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था। ये कोई साधारण हीरा नहीं है मारुति, ये एक चमत्कारी हीरा है। जब तक ये हीरा तुम्हारे पास रहेगा तुम दोनों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन हमें वहां से उठाकर क्या लाना होगा? तुम दोनों उस जंगल की ओर निकल जाओ, ये हीरा तुम्हें रास्ता दिखा देगा।
और जब जब तुम उस असाधारण वस्तु के करीब पहुंच जाओगे, ये चमत्कारिक हीरा नीली रोशनी से जगमगाने लगेगा और उसकी नीली रोशनी उस असाधारण वस्तु पर पड़ने लगेगी। तुम समझ जाना कि तुम्हें वही वस्तु को उठा कर लाना है, और अगर उस जंगल में तुम्हारे सामने कोई भी अलौकिक विपत्ति आए तो इस हीरे को निकालकर उसके सामने रख देना। वो इस हीरे की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर हम तुम्हारी बात ना माने तो? ये हीरा तुम्हारे भाई ने अपने हाथों से अब स्पर्श कर लिया है। अब तुम दोनों चाह कर भी अपने कदम पीछे नहीं हटा सकते। अगर तुमने अपने कदम पीछे हटाने की सोची तो अगली सुबह तुम दोनों का परिवार जीवित नहीं रहेगा। तभी एक तेज धमाका हुआ। वो दोनों बुरी तरह से घबरा गए। अचानक उस बिजूके के ऊपर रंग बिरंगी रोशनी की किरणें फूटने लगी और वो बिजूका वहां से गायब हो गया। उसके गायब होते ही मारुति राव की पत्नी कंचन वहां पर आ गई। मैं उस रहस्यमयी बिजूके की सारी बातों को सुन रही थी। तुम दोनों किसी भी हाल में कानियम जंगल की ओर मत चले जाना, वरना तुम दोनों को खतरा हो सकता है। शंकर राव की पत्नी आंखों में आंसू लिए हुए बोली, भौजी सही कह रही हैं जी, वो जंगल बहुत ही खतरनाक है। अब हम चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते चमकी। उस बिजूके ने हमें धमकी दी है कि अगर अब हमने अपने कदम पीछे किए तो तुम सबकी मौत निश्चित है, और हम ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। शंकर सही बोल रहा है चमकी, हमें जाने दो। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तुम दोनों के लिए प्रार्थना करो। हो सकता है कि उस बिजोकी की बात सही हो, हम सब इस गरीबी से निकलकर धनवान बन जाएं। मारुति राव और शंकर राव अपने घर से बाहर निकल गए। वो सीधे उस जंगल की ओर चल दिए। कानियम जंगल एक बहुत ही घना जंगल था। आंवलापुर गांव के लोगों का मानना था कि उस जंगल में डाकुओं का और जंगली जानवरों का खतरा रहता है, और इसी डर के कारण कोई भी गांव वाला उस जंगल की तरफ नहीं जाता था। वो दोनों काफी देर तक पैदल चलते रहे कि तभी अचानक से उनके सामने रत्नाताई आ गईं। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? कहीं उस बिजूके ने कानियम जंगल से उस वस्तु को लाने के लिए तो नहीं कहा है ना? आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। मेरी बात मानो, तुम दोनों अपने कदम पीछे कर लो। उस बिजूके ने हमें धमकी दी है। अगर आप उस बिजूके के बारे में सब कुछ जानती थी तो आपने हमारी पहले सहायता क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी तुम्हारे सामने आएगा। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। अगर हम तुम्हारी बात मान ले रत्नाताई, तो क्या हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा? तुम्हारे परिवार का तो मुझे नहीं पता, लेकिन गांव अवश्य सुरक्षित रहेगा। इसकी बातों में मत आओ। इसे हमारे परिवार के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, उस बिजूके ने हमें धमकी दी है। कहीं हमारे परिवार को कुछ हो गया तो रत्नाताई का क्या जाएगा? ये तो स्वयं जंगल में रहती हैं। इन्हें किसी के जाने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जल्दी चलो, हमें किसी भी हाल में सुबह तक उस कीमती वस्तु को लेकर आना ही होगा। रत्नाताई ने मारुति राव और शंकर राव को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उन दोनों ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। कुछ ही घंटों बाद दोनों कानियम जंगल के अंदर खड़े थे, जहां अजीबो गरीब प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। तभी उन दोनों के सामने एक मोटा सा वृक्ष चलने लगा। ये देखकर दोनों भाई बुरी तरह से डर गए। उस वृक्ष ने एक असाधारण खतरनाक दिखने वाली आकृति धारण कर ली थी। तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों को नहीं पता कि इस जंगल में जो भी आता है वो जीवित नहीं जा पाता? अरे भैया, जल्दी से उस चमत्कारी हीरे को निकाल लीजिए, नहीं तो ये अजीब सा दिखने वाला वृक्ष हम दोनों के प्राण ले लेगा। शंकर राव के कहने पर मारुति राव ने वो चमत्कारी हीरा निकाल लिया। उसमें से अजीब सी रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी। कुछ ही देर में वो वृक्ष अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। इसका मतलब वो बिजूका सही बोल रहा था शंकर, ये असाधारण शक्तियों का हीरा है। तभी उस हीरे से लाल रंग की रोशनी निकली, जो जंगल की सीधी दिशा में चली गई। मुझे तो लगता है कि ये हीरा हमें रास्ता दिखा रहा है। सही कह रहे हो, चलो चलते हैं।
वो दोनों उस रोशनी की दिशा में बढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद वो रोशनी एक तालाब के पास जाकर समाप्त हो गई। यहाँ तो सिर्फ एक तालाब है, इसके अलावा और कोई नहीं। लेकिन इस हीरे की किरणें यहीं पर आकर समाप्त हुई हैं। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जरूर होगा, हमें ढूंढना चाहिए। तभी उस तालाब से एक बड़ा सा मगरमच्छ निकलकर उन दोनों के सामने आकर घूरने लगा। उस मगरमच्छ को देखकर वो दोनों भाई बुरी तरह से घबरा गए। मारुति राव ने तुरंत वो हीरा निकाल लिया, मगर उसके हीरा निकालने से पहले ही उस मगरमच्छ ने शंकर राव का पैर पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ पानी के अंदर ले गया। मुझे बचाओ भैया, जल्दी से वो हीरा निकाल लो, नहीं तो ये मगरमच्छ मेरे प्राण ले लेगा। अरे घबराओ मत छोटे भाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मारुति राव ने उस हीरे को हाथ में लेकर तालाब के अंदर छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही मारुति राव ने एक दूसरे जंगल के अंदर स्वयं को मौजूद पाया। उसने देखा कि वो मगरमच्छ अपने पैरों पर खड़ा हुआ शंकर राव को दबोचे हुए था। ये कैसे संभव हो सकता है? तालाब के अंदर तो पानी है, मगर इस तालाब के अंदर तो एक और जंगल मौजूद है। मुझे इस मगरमच्छ से बचाओ भैया, ये जंगल रहस्य से भरा हुआ है, ये कोई साधारण जंगल नहीं, बल्कि मुझे तो जादुई जंगल लगता है। मारुति राव ने तुरंत वो हीरा मगरमच्छ के सामने निकाल कर रख दिया। हीरे की किरणें मगरमच्छ पर पड़ते ही मगरमच्छ तुरंत एक साधारण मेंढक में परिवर्तित हो गया। ये सब क्या है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस जंगल के बारे में मैंने सुना तो था, लेकिन ये तो हमारी सोच से भी ज्यादा असाधारण निकला। तभी उस हीरे के अंदर नीले रंग की किरणें फूटने लगी। उस बिजूके ने कहा था कि जब ये हीरा उस असाधारण वस्तु के पास पहुंचेगा तो ये नीले रंग की रोशनी का प्रकाश छोड़ेगा। देखो, ये प्रकाश कहां तक जाता है, वहीं पर वो असाधारण वस्तु होगी। तुम सही कहते हो, चलो। कुछ ही देर में वो दोनों प्रकाश का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक अजीब सा दिखने वाला बहुत पुराना हीटर रखा हुआ था, जो कि सोने का था। भले इस असाधारण से सोने के हीटर को लाने के लिए उस बिजूके ने हमें इस मौत के दलदल में भेजा। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मुझे लगता है कि शायद कोई खजाना मिलेगा या फिर हमें कोई ऐसी वस्तु मिलेगी जो हमने आज तक नहीं देखी होगी, मगर ये तो एक साधारण सा हीटर है। लेकिन इस चमत्कारी हीरे का प्रकाश इस हीटर पर फूट रहा है, हमें उसी को उठाना चाहिए। कुछ ना कुछ बात तो हीटर में जरूर होगी। इतना कहकर उन दोनों ने उस हीटर को उठा लिया, मगर हीटर को उठाते ही उन दोनों ने स्वयं को जंगल से बाहर अपने गांव के समीप पाया। मुझे लगता है कि उस बिजूके ने हमारे साथ मजाक किया है भैया। भला इस साधारण से दिखने वाले सोने के हीटर से हमें कितना मूल्य मिल सकता है? सही कह रहे हो शंकर, बोल तो ऐसे रहा था कि हम इतने धनवान हो जाएंगे कि हम सोच भी नहीं पाएंगे। शंकर राव और मारुति राव उस सोने के हीटर को लेकर अपने अपने घर पर आ गए और उस बिजूके का बेसब्री से इंतजार करने लगे। मगर काफी दिन बीत जाने के बाद भी कोई असाधारण घटना नहीं हुई। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा शंकर कि आखिर हम क्या करें। उस बिजूके ने कहा था कि उसे ये साधारण वस्तु चाहिए, मगर हम दोनों को इंतजार करते करते काफी समय बीत गया है। मुझे लगता है कि हमें इस सोने के हीटर को बाजार में बेच आना चाहिए। कुछ दिन और इंतजार करते हैं, अगर वो नहीं आता तो फिर हम इस सोने के हीटर को बाजार में बेच आएंगे। वैसे भी सर्दी कुछ ज्यादा है, क्यों ना इस सोने के हीटर को हम अपने दिनचर्या के काम में इस्तेमाल करने लगे। इससे घर का ही पानी गर्म करते हैं, कुछ तो काम आएगा। 2 दिन हो गए सर्दी के कारण मैं नहाया भी नहीं हूँ। चलो आज गर्म पानी से नहाते हैं। शंकर राव ने एक बाल्टी में पानी भरकर उस हीटर को पानी के अंदर रख दिया, मगर देखते ही देखते वो पूरा पानी सोने का बन गया। शंकर राव चीखता हुआ बोला, अरे भैया यहाँ आओ। अरे क्या हुआ छोटे, इतना चिल्ला क्यों रहा है? उस बिजूके ने सही बोला था बड़े भैया, ये तो वास्तव में एक असाधारण वस्तु निकली और चमत्कारी भी। देखो, ये पूरा पानी सोने का बन गया।
मारुति राव ने जैसे ही पानी को देखा तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो शंकर, ये पानी तो सोने का बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि सोने के हीटर को हम किसी भी पानी में डालेंगे वो सोने का बन जाएगा। हमारे घर के बगल में एक छोटा सा तालाब है, क्यों ना हम इस हीटर को उस पानी में डालकर देखें। वो दोनों भाई हीटर को लेकर उस छोटे से तालाब के समीप चले गए। जैसे ही उन दोनों ने उस हीटर को उस तालाब में डाला, देखते ही देखते पूरा तालाब सोने का बन गया। सोने का तालाब देखकर चमकी और कंचन का भी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। अरे, वो बिजू का तो हमारे लिए वरदान निकला। उसने जो हमसे कहा था वो कर दिखाया। देखते ही देखते हम सब धनवान बन जाएंगे, अपार संपत्ति के मालिक। लेकिन हम शायद एक बात को भूल रहे हैं। उस बिजूके ने कहा था कि असाधारण और अलौकिक वस्तु उसे चाहिए। इससे पहले कि वो बिजूका हमसे उस कीमती वस्तु को मांगने के लिए आए, हमें अधिक से अधिक सोना इकट्ठा कर लेना चाहिए। अरे, पहली बार तुमने पते की बात की चमकी। मैं तो तुम्हें मूर्ख और सीधी सादी समझता था, लेकिन तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं। उस दिन के बाद मारुति राव और शंकर राव दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं और कहीं भी वो तालाब देखते तो वहाँ उस हीटर को तालाब में डाल देते और पानी से सोना इकट्ठा करके अपने घर ले आते। देखते ही देखते वो दोनों अथाह संपत्ति के मालिक बन गए। कुछ ही महीनों के पश्चात उन दोनों की कोठी आंवलापुर गांव में चमकने लगी। मारुति राव और शंकर राव का परिवार अब आंवलापुर गांव का सबसे अमीर और रईस परिवार माना जाने लगा। गांव का हर व्यक्ति उन दोनों से बहुत सम्मान पूर्वक बात करता। एक दिन मारुति राव अपनी हवेली के अंदर सो रहा था, मगर सुबह जब वो सोकर उठा तो उसकी पत्नी कंचन हवेली से गायब थी। शंकर, शंकर, जल्दी आओ। अरे, क्या हुआ भैया? आप इतना चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? अरे, क्या तुमने अपनी भाभी को देखा? नहीं तो। मैंने पूरी हवेली का एक एक कोना छान मारा, लेकिन तुम्हारी भाभी कहीं नहीं मिली। मारुति राव के कहने पर शंकर बुरी तरह से घबरा गया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या वास्तव में कंचन कहीं नहीं है? हाँ, मैंने हवेली का एक एक कोना छान मारा, हाँ, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिली। आखिर इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती है? इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कि तभी अचानक उस कमरे में रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी। देखते ही देखते उन किरणों में से वही हीरे का बिजू का बाहर निकलकर उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया और उन दोनों की ओर देखकर रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराने लगा। क्या हुआ मारुति राव, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हो? अरे, तुम्हें कैसे पता कि मेरी पत्नी गायब है? इस संसार में हर किसी वस्तु की एक कीमत होती है और वो तुम्हें चुकानी पड़ती है मारुति राव। तुम स्वयं को ही देख लो। मैंने तुम्हें जो सोने का हीटर लाने के लिए कहा था, तुम उस सोने के हीटर से कितने धनवान बन गए। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। कि तभी शंकर राव की पत्नी चमकी वहाँ आ गई, मगर अपने सामने हीरे के बिजूके को देखकर बुरी तरह से डर गई। तभी उस हीरे के बिजूके की आंखों से किरणें निकलने लगी। कुछ ही पलों में शंकर राव की पत्नी भी वहाँ से गायब हो गई। ये तुमने क्या किया? मेरी पत्नी कहाँ गई? तुम्हारी पत्नी वही है जहाँ तुम्हारे भाई की पत्नी है। तुम कह सकते हो कि तुम दोनों की पत्नियां अब मेरे पास हैं। हमने तुम्हारे सोने के हीटर से जितनी भी वस्तुओं का सोना बनाया है, तुम वो सारी वस्तुएं ले लो और अपना सोने का हीटर भी अपने पास रख लो, परंतु हमारा परिवार हमें लौटा दो। मेरी पत्नी और मेरे भाई की पत्नी हमें वापस कर दो। इतना कहकर मारुति राव दौड़ता हुआ एक दूसरे कमरे की ओर चला गया और वहाँ से सोने का हीटर उठाकर ले आया। मारुति राव ने बगैर देरी किए हुए सोने के हीटर को उस हीरे के बिजूके के हाथों में थमा दिया। अरे, तुम तो बहुत जल्दी घबरा गए मारुति। मेरी बात गौर से सुनो। तुम दोनों अपनी पत्नियों को अगर वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम और करना पड़ेगा। कौन सा काम? तुम दोनों को एक सोने का तराजू लाकर मुझे देना होगा। वो सोने का तराजू मेरा है। भला हमें कैसे पता कि सोने का तराजू कहाँ पर है?
मैं बताता हूँ। यहाँ से कुछ मील दूर एक बहुत पुराना खंडर पड़ता है, जो किसी जमाने में बसंत राव प्रधान की हवेली थी। उस हवेली के एक कमरे के अंदर एक सोने का तराजू रखा हुआ है। तुम्हें उस सोने के तराजू को उसी बंजर खेत के पास लाना होगा, जहाँ से तुमने मुझे उठाकर मंदिर में रख दिया था। इतना कहकर वो बिजूका वहाँ से गायब हो गया। शंकर राव और मारुति राव दोनों बुरी तरह से घबरा गए। वो दोनों तुरंत अपने घर के बाहर निकल गए। ये तो वही खंडर है जहाँ पर दिन में कोई व्यक्ति नहीं जाता। कहते हैं वहाँ पर भूत प्रेत का साया है। लेकिन हमें किसी भी हाल में उस खंडर में जाकर सोने के तराजू को लेकर वसंतराव प्रधान के बंजर खेत में पहुंचना होगा। मेरी तो समझ में नहीं आता भैया, बिजूके ने उस सोने के तराजू को लेकर वसंतराव प्रधान के बंजर खेत में हम दोनों को क्यों बुलाया है। अरे हो सकता है कि ये कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर समाप्त हो। अब देर मत करो, हमें चलना चाहिए। शंकर राव और मारुति राव दौड़ते हुए कुछ ही देर में उस खंडर की हवेली में पहुंच गए, जो किसी जमाने में बसंत राव प्रधान की हवेली थी। उन दोनों ने देखा कि हवेली के अंदर चारों ओर मकड़ी के जाले बने हुए थे। ये हवेली तो बहुत बड़ी है। हमें उस सोने के तराजू को ढूंढने में तो काफी समय लग जाएगा। और उस हीरे के बिजूके ने हमसे कहा है कि हमें शाम तक उस सोने के तराजू को किसी भी हाल में बंजर खेत के पास लेकर पहुंचना होगा। शंकर राव ने इतना कहा ही था कि तभी मारुति राव की नजर हवेली में बने हुए एक दूसरे कमरे पर पड़ी, जिसका दरवाजा लगभग टूट चुका था। उस कमरे के अंदर पीले रंग की किरणें फूट रही थी। मुझे लगता है कि उस कमरे के अंदर जरूर कुछ है। चलो चलकर देखते हैं। मारुति राव और शंकर राव दोनों उस कमरे के पास पहुंच गए। उन दोनों ने देखा कि उस कमरे के अंदर एक सोने का तराजू रखा हुआ था। सोने के तराजू को देखकर मारुति राव और शंकर राव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मारुति राव ने सोने के तराजू को उठाने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी उस सोने के तराजू के अंदर से एक भारी सी आवाज आई। मारुति राव तुरंत फुर्ती से पीछे की ओर हट गया। तुम मुझे किस उद्देश्य के लिए यहाँ से उठाकर ले जा रहे हो मूर्ख मानव? क्या तुम जानते भी हो कि मेरा इस्तेमाल कैसे किया जाता है? हम नहीं जानते। मुझ में कोई भी वस्तु रखकर अगर तोली जाती है तो वो वस्तु भी सोने की बन जाती है। और मेरी दूसरी खासियत ये है कि मैं वास्तु के हिसाब से अपना आकार परिवर्तित कर सकता हूँ। हमें कोई सोने का लालच नहीं है। हमें तो बस अपनी पत्नियों की जान प्यारी है। तुम कहना क्या चाहते हो? मारुति राव और शंकर राव ने एक ही सांस में अपने साथ घटी सारी घटना उस सोने के तराजू को बता दी। तो फिर मुझे यहीं रहने दो। मुझे उठाने की गलती मत करना, नहीं तो। ये जरूर कोई जादुई तराजू है। समय व्यर्थ ना करें, इसे उठाएं। मारुति राव ने तुरंत उस सोने के तराजू को उठा लिया। उस तराजू के अंदर से आवाज आनी बंद हो गई। मारुति राव और शंकर राव सोने के तराजू को लेकर बंजर जमीन पर आ गए, जहां से उन्होंने कुछ समय पहले उस बिजूके को उठाकर मंदिर में रखा था। चारों ओर शांति छा गई। अरे यहाँ तो हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा। उस हीरे के बिजूके ने हमें बुलाया तो यहीं था। हो ना हो वो जरूर यहाँ कहीं आसपास होगा। इतना बोलकर मारुति राव ने उस सोने के तराजू को उस बंजर जमीन पर रख दिया। सोने का तराजू बंजर जमीन से स्पर्श करते ही कुछ ही समय में वो पूरी बंजर जमीन अनाज की फसल से लहलहा उठी, मगर वो फसल पूरी की पूरी सोने की थी। तभी एक तेज धमाका हुआ। उस धमाके से धरती पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था। उस गड्ढे के अंदर से हीरे का बिजूका निकलकर बाहर आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में क्रोध झलक रहा था। हीरे का बिजूका अजीब सी नजरों से शंकर राव और मारुति राव की ओर घूरने लगा।
तुम्हारे कहने के मुताबिक हम सोने के तराजू को ले आए हैं। हमारी पत्नी हमें वापस कर दो। हाँ, तुमने जैसा बोला था हमने वैसा ही किया है। अरे इतनी भी जल्दी क्या है तुम दोनों को? लाओ, पहले वो सोने का तराजू मुझे पकड़ा दो, उसके बाद अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाओ। मारुति राव ने उस सोने की तराजू को उस हीरे के बिजूके को पकड़ाने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी उसके कानों में रत्नाताई की आवाज टकराई। उस सोने के तराजू को हीरे के बिजूके को देने की गलती भी मत कर देना मारुति राव, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मारुति राव ने तुरंत अपने बढ़े हुए कदम रोक लिए। उसने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे रत्नाताई खड़ी हुई उस हीरे के बिजूके को घूर रही थी। तभी शंकर राव और मारुति राव के कानों में हीरे के बिजूके की आवाज टकराई। इस बेवकूफ औरत की बात मानने की गलती मत करना। ये मत बोलो कि तुम दोनों निर्धन व्यक्ति थे। कभी कभी तो रात के समय तुम्हारा परिवार भूखे पेट सो जाता था। याद करो, मैंने ही तुम्हें उस सोने के हीटर का पता बताया था। मेरे ही कारण तुम आज इतने धनवान बने बैठे हो। उस हीरे के बिजूके की बात सुनकर शंकर राव रत्नाताई की ओर देखकर बोला, ये सही बोल रहा है, और वैसे भी हम दोनों तुम्हारी सहायता मांगने गए थे, लेकिन तुमने हमारी सहायता करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो हम तुम्हारे ही पास सहायता मांगने गए थे, लेकिन तुमने तो हमें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। अब जब हमारी पत्नियों की जान खतरे में है तो हम तुम्हारी बात क्यों माने? उस समय मैंने तुम्हें कोई बात इसीलिए नहीं बताई थी कि तुम दोनों मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। जिसे हीरे का बिजूका समझ रहे हो ना, वो कोई हीरे का बिजूका नहीं, बल्कि स्वयं बसंत राव प्रधान है, जो तुम दोनों के जरिए इस संसार में दोबारा आना चाहता है। रत्नाताई की बात सुनकर मारुति राव और शंकर राव दोनों बुरी तरह से चौंक गए। तभी शंकर राव के कानों में हीरे के बिजूके की आवाज टकराई। उस औरत की बात मत सुनो, समय मत गवाओ। रात होने से पहले अगर तुमने वो सोने का तराजू मुझे नहीं दिया तो तुम्हारी पत्नियों की मौत निश्चित है। बरसों पहले इस गांव में एक भयंकर बीमारी फैली थी और साथ ही साथ भयंकर सूखा भी। गांव के अनगिनत लोग मौत की चपेट में आ गए। गांव का मुखिया बसंत राव प्रधान का परिवार भी उसकी चपेट में आ गया। उसने स्वयं को इन सब से बचाने के लिए काली शक्तियों की पूजा करना प्रारंभ कर दी और वो आस्तिक से नास्तिक हो गया। एक रात जब वो शैतान की पूजा कर रहा था कि तभी जमीन के अंदर से एक जोकर उसके सामने आ गया। वो जोकर कोई और नहीं बल्कि शैतान था। उसने बसंत राव प्रधान को 3 वस्तुएं भेंट की। एक हीरे का बिजूका, जिससे बसंत राव प्रधान की जमीन कभी बंजर नहीं होती। दूसरा सोने का हीटर, बसंत राव प्रधान उस हीटर को कहीं भी इस्तेमाल करता तो वो चीज सोने की बन जाती थी। और तीसरा ये सोने का तराजू। ये तराजू कोई भी आकार लेने में सक्षम है और ये एक जादुई तराजू है। लेकिन उस जोकर ने एक शर्त भी रखी कि ये सब जादुई शक्तियां तभी काम करेगी जब बसंत राव प्रधान हर हफ्ते एक इंसान की बलि उसे चढ़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। गांव में बसंत राव प्रधान ने बलियां चढ़ाना शुरू कर दी। तो एक दिन एक मायावी साधु ने बसंत राव प्रधान से उसकी सारी वस्तुएं छीन ली और उसे मारकर एक बिजूके में परिवर्तित कर दिया। वही बिजूका जिसे तुम उठाकर मंदिर में ले आए थे। तो इसका मतलब ये है कि उस बिजूके ने पुजारी की जान ले ली और उसकी शक्ति बढ़ गई। बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर हम इसकी बात मान भी लें तब भी हमें इस सोने के तराजू को इस हीरे के बिजूके को दे देना चाहिए, नहीं तो ये हमारी पत्नियों को मार देगा। शंकर राव के कहने पर मारुति राव तो सोने के तराजू को उस हीरे के बिजूके को पकड़ा दिया। सोने के तराजू को पकड़ते ही उस बिजूके का शरीर बसंत राव प्रधान के शरीर में परिवर्तित हो गया। अरे मूर्खों, ये औरत सही कह रही थी। अब तुम दोनों को बचाना तो लगभग नामुमकिन ही है। फिलहाल तुम दोनों को मरने से पहले तुम्हारी पत्नियों के आखिरी दर्शन करा देता हूँ। इतना कहकर बसंत राव उस सोने के तराजू को गौर से देखने लगा। देखते ही देखते उसके पलड़े से एक किरण निकलने लगी।
कुछ ही देर में उन किरणों ने चमकी और कंचन का रूप धारण कर लिया। वो दोनों उस बड़े से तराजू के पड़ले में थी। बसंत राव प्रधान मारुति राव और शंकर राव की ओर देखकर हंसते हुए बोला, तुम दोनों को सोने से बहुत प्यार है ना, और तुम दोनों को तुम्हारी पत्नी भी चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, तुम दोनों की पत्नियों को सोने का बना देता हूँ। ऐसा मत कीजिए, आपने जो कहा हमने वो किया। तुमने जो किया लालच में किया, और लालच का फल बाद में हर व्यक्तियों को भोगना पड़ता है, जैसे कि मुझे भोगना पड़ा। मूर्खों, जब तक ये दोनों वस्तुएं मेरे पास नहीं आ जाती, मैं अपने शरीर में वापस नहीं आ सकता। तुमने मेरी धरती पर से बिजूके को जैसे ही उठाकर उस मंदिर में रखा, मेरा शरीर हीरे के बिजूके में परिवर्तित हो गया और मैंने तुरंत मंदिर के पुजारी का मुंह बंद कर दिया। उसके बाद मुझे बस 2 वस्तुओं की और आवश्यकता थी, और तुम दोनों ने दोनों वस्तुएं मुझे खुशी खुशी लाकर दे दी। मगर अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते वो सोने का तराजू मिट्टी के तराजू में परिवर्तित हो गया और वो मिट्टी एक साधु के रूप में ढलने लगा। कुछ ही समय में सबके सामने एक जीता जागता साधु खड़ा हुआ था, जो क्रोध भरी नजरों से बसंत राव प्रधान की ओर देख रहा था। तुम अब तक यहाँ कैसे हो? तुमने ही मुझसे मेरी सारी वस्तुएं छीन ली थी। तुम्हें क्या लगता है इस सोने के तराजू को मैं तुम्हारी हवेली में छुपा दूंगा? मैं जानता था तुम भविष्य में जरूर हाथ पैर मारोगे वापस आने के लिए, इसलिए मैंने उस सोने के तराजू को ऐसी जगह छुपा कर रखा है जहां पर तुम जा ही नहीं सकते, और मैं वहां पर स्वयं सोने के तराजू का रूप लेकर बैठा हुआ था, ताकि कोई भी व्यक्ति जब उसे उठाने आए तो मैं अपनी आंखों से देख सकूं कि तुम कौन सी चाल चलने वाले हो। इतना कहकर उस साधु की आंखों से आग निकलने लगी। देखते ही देखते बसंत राव प्रधान के शरीर में आग लग गई और वो चीखता हुआ राख के ढेर में परिवर्तित हो गया। साधु मारुति राव को देखकर बोला, लालच बहुत बुरी चीज है, याद रखना। अगर तुम्हें धन से अधिक प्यार है तो मेहनत करो, जाओ अपनी पत्नियों को अपने घर ले जाओ और कभी लालच मत करना। मारुति राव और शंकर राव अपनी पत्नियों को लेकर घर आ गए।